सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट। आई वेलकम यू इन द न्यू सीरीज ऑफ फिजिक्स गॉड चैनल। मेरा नाम अंकित। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर इम्पल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, पावर डिलीवर्ड एंड वर्क डन बाय टॉर्क। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। तो in that video we cover lot of things: direction of angular momentum, magnitude of angular momentum, so many things we covered in that lecture. So after watching that lecture you feel confident, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट आएगा एंड मैक्सिमम प्रॉब्लम यू कैन इजीली सॉल्व। एंड कंसेप्ट वाइज all the lectures are very very important. Angular impulse is related to the angular momentum. जैसे आपने पढ़ा था इम्पल्स लीनियर मोशन में, that is related to the linear momentum. In the same way angular impulse is related to the angular momentum. तो टॉपिक पे आने से पहले we will solve few problems then come to the topic. Clear? So let's start with more focus. See the one problem. First problem: two small kids weighing 10 kg 15 kg respectively are trying to balance a seesaw of total length 5 meter with fulcrum at the center, full stop. If one of the kid is sitting at one end, where should the other kid sit? क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोगों ने पार्क वगैरह में गए होंगे, आप लोगों ने गेम खेला होगा, सीसॉ वाला देखा होगा। तो उस गेम में क्या होता है कि एक बंदा एक साइड बैठता है, दूसरा बंदा अदर साइड बैठता है एंड दे आर झूला झूलते हैं। दैट गेम इज नोन एज सीसॉ। फलक्रम का मतलब क्या होता है? फलक्रम बेसिकली एक क्या है जिसके अबाउट एक फिक्स पॉइंट है। फलक्रम इज द फिक्स पॉइंट जिससे हमारा जो सीसॉ है, ये जो देख रहे हो आप, ये सीसॉ है, ये गेम है सीसॉ जो फिक्स है किस पर? फलक्रम पे। फलक्रम एक बेसिकली पाइवट, इसे पाइवट पॉइंट भी कहते हैं। ये इस जगह पाइवट है। पाइवट मतलब फिक्स, पाइवट मीन्स फिक्स। सो these are the two person. One person is having the weight, इसका वेट क्या है? 10 kg and this person is having the weight कितना दिया है? 15 kg. अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है what you need to calculate. It is given in the question total length of the fulcrum, not fulcrum, total length. यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितना दिया है आपको? 5 मीटर। क्लियर? सीसॉ की लेंथ कितनी दी हुई है? 5 मीटर। और फलक्रम कहाँ लगा हुआ है? इसके सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे लगा हुआ है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2.5 मीटर हो गई, 2.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 2.5 मीटर हो गई। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है इफ वन ऑफ द किड इज सिटिंग एट वन एंड, वेयर शुड द अदर किड सिट। और क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन है, देखिए, ट्राइंग टू बैलेंस, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस अ सीसॉ। दोनों के दोनों पर्सन हैं, वो क्या कोशिश क्या है उन लोगों की कि हमको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब ये है कि ये रोटेशन ना करे, झूला झूले ही नहीं वो। दे फिक्स एट देयर ओरिजिनल कंडीशन। ये एक इंसान यहाँ खड़ा है, दूसरा इंसान यहाँ खड़ा है। क्लियर? ये आपस में जो आपका सीसॉ है इट विल नॉट रोटेट। दे आर ट्राइंग टू बैलेंस। बैलेंस मीन समझ में आता है कि जितना यहाँ से मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम गलत बोल रहा हूँ, जितना टॉर्क ये क्रिएट करेगा उतना टॉर्क ये क्रिएट करेगा, तभी क्या होगा? हमारा सीसॉ बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? नाउ सी दैट इट मीन्स ये बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? इट इज द बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बॉडी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इन इक्विलिब्रियम का मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया है, आप देख लेना। व्हेन रिजिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम, two conditions are possible. There are two conditions. First, net force is 0. Second, net torque about any point is 0.
So we will take net torque about the fulcrum or we can say that center. तो अगर आपको नेट टॉर्क निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही क्लियर वे में बता रहा हूँ आपको। ये जो पर्सन है इसका वेट ऐसे लग रहा होगा, इसका वेट ऐसे लग रहा होगा, तो इसकी वजह से टॉर्क जो आएगा राइट हैंड थंब रूल से निकालिए, ये कैसे घुमाएगा यहाँ से क्लॉकवाइज, ये कैसे इसको रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन नहीं समझ आ रही तो राइट हैंड थंब रूल लगा लेना, आर ये रहा, एफ ये रहा, तो आर क्रॉस एफ कहाँ जा रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, टॉर्क कैसा आता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क कैसे लेते हैं पॉजिटिव। सो दीज आर द टू नोटेशंस विच यू नीड टू रिमेंबर। सो नेट टॉर्क टाउ नेट अबाउट द सेंटर इज 0। तो पहला टॉर्क इसकी वजह से कितना आएगा 10 इंटू एम जी होता है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा प्लस, ये तो पता है कितना डिस्टेंस बैठा है 2.5 माइनस इसकी वजह से क्या होगा क्लॉकवाइज टॉर्क, इसका वेट क्या है 15 kg इंटू, अब यही तो फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे बैठा है। मान लीजिए x, मान लीजिए x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे बैठा है सेकंड पर्सन, तो आपको x से निकालना है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 10 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 15, कितना आ गया 5 2 10, 5 3 15। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी, सॉल्व कर लेना 1.7 मीटर, यानी कि 1.7 मीटर पे आपका फ्रेंड बैठना चाहिए इन ऑर्डर टू बैलेंस द सी सॉ। अगर आपको फिजिक्स आती है, अगर आपको रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट क्लियर है, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट क्लियर है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जाओ मेरे फ्रेंड, मेरे पास मैजिक है, मैं आपसे कहता हूँ 1.7 मीटर पे बैठ जाओ, आप इस झूले को घुमा ही नहीं सकते। क्लियर? तो ये है फिजिक्स की नॉलेज। क्लियर? So it is a very good question and you can easily remember. Now move to the another simple problem. बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसको आप लोग ही सॉल्व करेंगे, I will not solve, I will give you just hint. So write down another problem. Write down a wheel of perimeter. Write down a wheel of perimeter. A wheel of perimeter 220 centimeter rolls on a level road, rolls on a level road। प्रॉब्लम्स मैं इसलिए सॉल्व कराता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट बने रहे। On a level rod at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। How many revolution does the wheel makes या make पर सेकेंड। सो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हील ऑफ पेरीमीटर 220 सेंटीमीटर रोल्स ऑन लेवल रॉड, लेवल रॉड दी हुई है, व्हील है आपका, एंड दिस इज rotating on a level rod. Clear? At a speed of 9 km per hour, how many revolution does the wheel makes per second? तो बहुत आसान है, इसका आपको ही सॉल्व करना है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। बहुत आसान है, क्या निकालना है आपको, रिवोल्यूशन निकालना है। पहले आप ओमेगा निकालेंगे। क्लियर? v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा v अपॉन आर। आर कहाँ से मिलेगा, पेरीमीटर दिया हुआ है वहाँ से आर मिल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा।
और अगर ओमेगा मिल गया देन यू कैन इजीली कैलकुलेट हाउ मेनी रिवोल्यूशंस आर नीडेड टू मेक फॉर अ व्हील, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज द व्हील मेक पर सेकेंड in order to achieve this speed. If the wheel is rotating at a speed of what, linear speed is 9 km per hour, then how many revolution does the wheel make per second, वो आप easily calculate कर सकते हो. Clear? Now move to the today's concept that is highly important and you must focus. First concept we will move to the angular impulse. तो एंगुलर इम्पल्स, देखिए नाम से पता चल रहा है इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स इज बेसिकली इम्पल्स का मीन क्या है? आपने इम्पल्स सुना होगा. इम्पल्स मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक लेक्चर भी बनाया इम्पल्स का पूरा. इम्पल्स मीन्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट टाइमिंग फोर्स, अ large force acting. So impulse का means क्या है? Basically a large force which is acting for a large force acting for a small period, for a small interval, a large force which is acting, that is known as impulse. impulse का एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ. impulse का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा. impulse आप लोग अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं. when a footballer kick a football then he apply, ये फुटबॉल है आपका, and footballer kick the football with his leg. तो जब वो कॉन्टैक्ट करता है फुटबॉल को then he is applying large amount of force for a very small period of time. और आपने देखा होगा बॉल बहुत ऊंची जाती है. क्यों? because of that large amount of force there is a huge change in the angular momentum. that's why ball goes to a higher elevation or higher distance. so impulse is basically a large force which is acting for a small period of टाइम. बिकॉज ऑफ इम्पल्स. इम्पल्स कहाँ से आया? ज़्यादा फोर्स लगा छोटे से इंटरवल में, छोटे से टाइम पीरियड में, देन इम्पल्स कम. इन द सिमिलर वे एंगुलर इम्पल्स, वी विल स्टडी एंगुलर इम्पल्स. एंगुलर इम्पल्स कम्स थ्रू द टॉर्क. टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? dl over dt. because of large torque which is acting for a very short interval, angular impulse come. now we will see. इसका मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूं तो dl over dt, dl इज इक्वल टू क्या आएगा? टाउ dt. एंड व्हेन आई इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा हमको? li इनिशियल टू फाइनल कर दीजिए. क्लियर? यहाँ भी टी फाइनल. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल टी आई से टी एफ टाउ डी टी. सो दिस इज दी व्हाट? दिस इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू द एंगुलर इम्पल्स. ये एंगुलर इम्पल्स है, इसको डिनोट करते हैं जे से. दिस इज द एंगुलर इम्पल्स and this is equal to the change in angular momentum. change in angular momentum. clear? एंगुलर इम्पल्स समझ आ गया. तो कुछ आपको एक चीज दिखा. इफ आई आस्क यू वन डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर इम्पल्स एंड इम्पल्स, तो आप बता सकते हैं. दूसरा, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिंपल डिफरेंस एक ही चीज़ का है. वो क्या है कि यहाँ एंगुलर में सभी क्वांटिटी, सभी वेरिएबल किस पे डिपेंड करते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन. while in case of linear momentum
there is no talk of, there is no term like axis, but here all the rotational variables depend on the axis. So this is the big difference between the linear impulse, or we can say that impulse in the linear motion, impulse in the rotation. Clear? Now move to the another term, kinetic energy of a रिजिड बॉडी. अब मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? उसके पार्टिकल की वजह से. तो आप मुझे बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी का मीन्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी का मीन्स सिंपल इतना है कि मान लीजिए मेरी बॉडी है एंड दिस बॉडी इज रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग, दिस इज अ रिजिड बॉडी एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस दैट इज ए बी, and this is the any point, this is the any origin I am considering here. Clear? अब मान लीजिए ये रिजिड बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए मैंने एक पार्टिकल ले लिया P, ले लिया. दिस पार्टिकल इज हैविंग द मास mi. कंसिडर ए रिजिड बॉडी which is rotating about the axis AB with an angular velocity omega, and consider any particle P of the rigid body which is at a distance Ri and moving with velocity Vi. कैसा पाथ क्रिएट करेगा ये पार्टिकल? सर्कुलर पाथ. मैंने आपको बताया था ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, तो सिंपल है, क्या होगी? हाफ mv मास ऑफ दिस पार्टिकल mi इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. अगर आप vi को चेंज करेंगे, vi इज इक्वल टू क्या होगा? ri ओमेगा. लिख देंगे ऐसे. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल विच इज रोटेटिंग और इन अ सर्कुलर पाथ. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी. व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत आसान है कि मुझे सिंगल पार्टिकल की एनर्जी पता है. ऐसे कितने सारे पार्टिकल होंगे? देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स. कई सारे पार्टिकल्स होंगे, वो भी क्या होंगे? अपने अपने सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होंगे. तो उन सब का भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हमें ऐड करना पड़ेगा पूरी बॉडी का निकालने के लिए. तो आई विल डू समेशन हाफ mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. जब मैं समेशन कर दूंगा इन सभी पार्टिकल्स की एनर्जी का, देन आई गॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल रिजिड बॉडी. क्लियर? तो देखिए यहां से के ई कितना निकलेगा? के ई आप मान लीजिए के इन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, इसको हम रोटेशन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ओमेगा सबका सेम रहेगा. देन वी विल टेक इट आउटसाइड. समेशन क्या आएगा? हाफ mi ri स्क्वायर. और ये चीज़ क्या आती? हाफ mi ri स्क्वायर. हाफ को बाहर ले लेंगे तो आपको पता होगा किसी भी बॉडी का I इज द समेशन mi ri स्क्वायर. I is the moment of inertia of the rigid body which is equal to the summation of the moment of inertia of the individual particles. तो आपको दिख रहा है कि मैंने समेशन कर दिया इंडिविजुअल पार्टिकल का. देन आई गॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी. तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2. दिस इज आई. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना क्या हो गया? के ई आर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये मत समझना कि ये रोटेशन में यूज होगा. बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. अब इसको रोटेशन क्यों बोल दिया है? क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टर्म आ रहा है. ये एंगुलर में काइनेटिक एनर्जी रिजिड बॉडी का कहाँ है? कहाँ निकाला है आपने? एंगुलर में, मतलब गोल गोल घूम रही बॉडी. दैट्स वाई दिस इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? नाउ वी विल अंडरस्टैंड. अब देखिए बॉडी पर काइनेटिक एनर्जी आ गई. अब काइनेटिक एनर्जी कैसे आई होगी? अपने आप तो आई नहीं होगी.
there is some work, because of some work body gets that much of energy. कुछ वर्क हुआ, उस वर्क से एनर्जी आई. अब वर्क किसने किया, क्वेश्चन आना चाहिए वर्क किसने किया, हमने टॉर्क लगाया. इस बॉडी पे क्या लगाया होगा, देखिए इस पार्टिकल पे ये वेलोसिटी अपने आप तो आई नहीं होगी, देयर इज सम टॉर्क. टॉर्क आने से क्या हुआ, बॉडी पर क्या आई, बॉडी पर क्या आया, एंगुलर एक्सेलरेशन. टॉर्क आने से टॉर्क बढ़ा. व्हेन यू इंक्रीज द टॉर्क, टॉर्क बढ़ने से क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा. एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ने से आपका ओमेगा बढ़ेगा, बिकॉज अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी. तो अल्फा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा तो आपकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. सो इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी रोटर या ब्लेड्स जितने भी टरबाइन होते हैं उनका जितना तेज़ी से ब्लेड अगर मूव कर रहा होगा बहुत हाई स्पीड से, तो याद रखना वहाँ पर ये जो टॉर्क है, टॉर्क बहुत ज़्यादा है. और टॉर्क ज़्यादा का मतलब क्या है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं. और जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन, उतना ज़्यादा ओमेगा, उतना ज़्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. समझ में आ गया. तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपको यहाँ आपको दिख रहा है कि जो भी आपने एनर्जी दी, वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ लग रही है कि जो भी आपने वर्क दिया वो कहाँ गया, इट इज़ यूज्ड इन द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, नॉट काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ यूज्ड इन द इंक्रीज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी. Clear? So you can note down, sometimes you can note down this, I am writing some few points, you can note down, लिख लीजिए, write down. Sometimes, write down, sometimes it is called, sometimes, write down, समटाइम्स, ये जो लिखा है ना के ई आर, हमारा रिजल्ट क्या है, के ई आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ वेरी वेरी क्रिस्टल मैनर. क्लियर? सो के ई आर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. क्लियर? ये कंसेप्ट ही बच्चे गलती करते हैं तो इनको ध्यान से समझिए. ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही आप भूल जाते हो. ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट एंड अपने क्लियर कंसेप्ट करिए बहुत आसानी से. इजी वे में यहाँ पढ़ाया जाता है, इसको आसानी से अभी अभी के अभी क्लियर करिए. कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क ऑन फिजिक्स डाउट्स ग्रुप एंड यू कैन कॉल मी ऑल्सो. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन्हीं को बच्चे गलती करते हैं, तब बड़ा दुख होता है जब देखते हैं एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और पता नहीं आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, बच्चे क्या लगाते हैं, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये लगा जाते हैं. एम आर स्क्वायर क्या था, एम आर स्क्वायर तो एक पार्टिकल का था मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहाँ आई अगर रिजिड बॉडी का निकालना है तो वो अलग होगा, वो मैं बताऊंगा आगे. लेकिन ऐसी भूल नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है. सो राइट डाउन, sometimes it is called rotational kinetic energy. Full stop, write down. It is not a new kind of energy, it is not a new kind of, it is not a new kind of kinetic energy, it is not a new kind of kinetic energy, as it is clear from this derivation, as it is clear from this derivation, it is a sum of, so sometimes it is called rotational kinetic energy, and basically it is not a new kind of energy, as it is clear from this derivation, it is the sum of half mv square of all the particles. So rotational kinetic energy basically it is the
सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। समझ आ गया? तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना क्रिएट कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मीन्स क्या है। अब डेरिवेशन से क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट प्लीज आस्क, इफ एनीबॉडी हैज डाउट प्लीज आस्क मी। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट प्लीज आस्क, इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल क्लियर। और अभी नहीं पूछना तो यू कैन आस्क इन ग्रुप। सो मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज पावर डिलीवर्ड and work done by a torque. Power delivered and work done by a torque. So first of all, before going to the topic, I want to ask you one thing. What is the meaning of power and how power is delivered to a rigid body? तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, डेट इज ये आपका फैन है एंड दिस फैन इज हैविंग 3 ब्लेड्स। आपने क्या किया, इस फैन को मान लीजिए यहाँ क्या था आपका स्विच, आपने स्विच ऑन किया, मान लीजिए वायरिंग लग रही है, वायरिंग से यहाँ बीच में क्या रहता है इसका एक्सेस, जिसके अबाउट ये फैन क्या करता है, ऐसे रोटेट करता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये फैन अपने आप रोटेट कर जाएगा? क्या ये अपने आप रोटेट कर जाएगा फैन? नो, इट नीड्स सम पावर एंड दैट पावर इज यूज्ड टू रोटेट दिस फैन। हमने क्या किया, फैन स्विच ऑन किया एंड वी आर प्रोवाइडिंग द electrical energy to this fan, and this fan is consuming that electrical energy. That electrical energy is performing some work, is doing some work. Because of that work एक टॉर्क लगेगा इसकी ब्लेड पर, ऐसे टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने से क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन आने से क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा, और ओमेगा के बढ़ने से क्या होगा, कुछ वर्क होगा एंड फैन गेट सम पावर एंड इट विल रोटेट। तो पावर इज इक्वल टू क्या है, बेसिकली पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, पावर इज इक्वल टू क्या है, डी डब्ल्यू ओवर डी टी। एंड वी नो दैट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, डी चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी के ई, ये पढ़ा था आपने। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ से, पावर इज इक्वल टू हाफ कॉमा ले लेंगे, क्या आएगा बताइए। अब सिंस fan is providing continuously, we are providing energy and tau, we are increasing the tau, तो ओमेगा भी चेंज होगा टाइम के साथ, सो इट इज नॉट कांस्टेंट। लेकिन एक्सेस आपका फिक्स है, आई क्या रहेगा आपका, इट विल रिमेन सेम। वी कैन टेक आई टू बी द आउटसाइड एंड वी विल डिफरेंशिएट टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू आई ओमेगा, और ये क्या हो गया, अल्फा। क्लियर? तो पावर की डेफिनेशन पता चल गई क्या है, हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड टू अ रिजिड बॉडी, पी इज इक्वल टू आई अल्फा ओमेगा। इसको आप और अच्छे नोटेशन से लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू आई अल्फा क्या हो गया, टाउ ओमेगा, पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, एनीबडी कैन आस्क मी। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, टाउ ओमेगा। तो जितना ज़्यादा पंखा तेज़ी से घूमेगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगी, पावर। पी इज इक्वल टू क्या हो गया, टाउ ओमेगा। क्लियर? इफ समबडी आस्क यू हाउ मच वर्क, किसी ने पूछ लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं करना। मान लीजिए
ये मेरा फ़ैन है, ये फ़ैन की डिस्क है, उससे जुड़े हुए ब्लेड्स हैं, ठीक है। पावर का कंसेप्ट याद रहेगा। अब देखिए ध्यान से, लेट अस सपोज, देखिए फ़ैन जो मूव कर रहा है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, ओमेगा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसका जो थीटा है, ओमेगा चेंज होगा तो डी थीटा ओवर डी टी भी चेंज होगा, तो थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा वेरी कर रहा है। तो अगर आप कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि छोटे से इंटरवल में, इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ डी टी, हाउ मच डी थीटा इट कवर्स, मान लीजिए एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लीजिए मैंने इसका मान लिया किसी टाइम टी पे फैन यहाँ पर है पी पॉइंट पे, आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लीजिए यहाँ पर है फैन, मान लीजिए एक थीटा 1 चला फैन का ब्लेड, कुछ समय बाद फैन चला थीटा 2, क्लियर। मान लीजिए यहाँ पी डैश मान लीजिए, समझा है। थीटा 1 इनिशियल पोजीशन है फैन की, थीटा 2 फाइनल, थीटा 1 से थीटा 2 गया फैन, इतना समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वेरिएबल वर्क डन होगा, और जब भी कोई चीज़ वेरिएबल होती है तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट, हम ये चेक करते हैं कि डी थीटा रिवोल्यूशन में उसने कितना वर्क किया, देन वी इंटीग्रेट। तो यहाँ भी वही होगा, वी नीड टू कैलकुलेट द स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, P इंटू डी टी, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टाओ, क्या था, पावर इज इक्वल टू टाओ ओमेगा। और कोई मुझे बता सकता है ओमेगा डी टी क्या होगा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज ओमेगा डी टी। यहाँ से बताइए ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी, तो ओमेगा डी टी क्या हो जाएगा आपका, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाओ डी थीटा। दिस इज द वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन हाउ मच, बताइए। दिस इज द स्मॉल वर्क डन इन इन्फाइनेटली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द फैन ब्लेड मूव्स द एंगल हाउ मच रेडियन इट कवर्स in that dt interval d theta. So this is the small work done. When you integrate करेंगे तो क्या होगा, we get the total work done. तो यहाँ से आप थीटा 1 से कहाँ तक जाना है आपको, इंटीग्रेट कर लेना, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल टाओ डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक जाना है, थीटा 1 से थीटा 2. सो दिस इज द वे टू सॉल्व एनी रोटेशनल मोशन प्रॉब्लम. मैंने अभी तक कोई भी फॉर्मूला आपसे नहीं बोला कि देन यू स्टार्ट क्रैमिंग. यू जस्ट नीड टू फोकस हेयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. अब यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं. बताइए क्या क्या. पहली चीज़ टाउ, अल्फा, ओमेगा एंड एल. टाउ, अल्फा, ओमेगा, एल, ये सभी रोटेशनल वेरिएबल आपस में क्या हैं, ऑल दीज रोटेशनल वेरिएबल्स आर इंटरकनेक्टेड. अगर आप टाउ बढ़ाएंगे अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एल बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मोमेंटम चेंज, एंगुलर मोमेंटम चेंज, उतना ज़्यादा टॉर्क, और जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन. बिकॉज टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा. अल्फा बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो हाउ मच, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पंखा तेज़ी से घूमेगा, और जितना ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा फैन उतना ज़्यादा क्या होगा, उस पर वर्क डन होगा, क्योंकि जितना तेज़ी से घूमेगा उतना ज़्यादा क्या होगा. क्लियर. डी थीटा ओवर डी टी में चेंज आएगा उतना ज़्यादा. क्लियर, समझ में आ गया किसी कोई डाउट अभी तक. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर. टू इन समरी व्हाट आई टोल्ड यू टुडे. पहला हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर इम्पल्स,
Then we study kinetic energy of rigid body about a given axis. Third, we understand how much power is delivered and work done by the torque. टॉर्क लगने से कितना वर्क होगा वो निकाल लिया, कितना पावर होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करी और हमने ग्रेस्प किया और समझा कि ये होती क्या है। सिर्फ हमने फॉर्मूला याद नहीं करा, वी ड्राइव दीज क्वांटिटीज़। कहीं भी जाओगे वहाँ आपको फॉर्मूला दे देगा बस, लेकिन बताएगा नहीं। क्लियर हो गया? ये सारा कुछ आप लिंक करिए अपने लीनियर मोशन से। लीनियर मोशन में क्या होता था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता था, यहाँ टाउ डी थीटा था, वहाँ क्या हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स, इंटीग्रल एफ डी एक्स। टाउ इज रिप्लेस्ड बाई एफ एंड डी थीटा इज रिप्लेस्ड बाई डी एक्स। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। क्लियर? तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क मी, आई विल क्लियर नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ feel free to ask me on my WhatsApp number, that is 9520619791। कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल करिए। डाउट्स ग्रुप भी बना हुआ है, बच्चे पूछते हैं आपस में, दे आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड डाउट्स ग्रुप ऑल्सो। इसके अलावा कैसी भी प्रॉब्लम हो आपको, मतलब डीमोटिवेट हो रहे हो, देन प्लीज़ कॉल मी, बिकॉज मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मेरा वर्क फिनिश नहीं होता सिर्फ पढ़ाने तक, मेरा काम उससे आगे तक है। मेरा बच्चों से सिर्फ पढ़ाने तक कनेक्ट नहीं रहता, बाय हार्ट आई कनेक्टेड। किसी भी कैसी भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू मी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई टीम मेंबर्स एंड ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माई सपोर्टिंग स्टाफ। एंड जो कोई भी मेरे सब्सक्राइबर हो, जो कोई भी मेरे सब्सक्राइबर ना भी हो और जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लॉट, थैंक यू।